हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स, वित्तीय बाजार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी होगी और ख़ास तौर से जो भी हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते आते थे, शेयर बाजार की बात होती थी, है ना। जब मैं बहुत छोटा था तो हमेशा दूरदर्शन हमारे यहाँ घर पे आता था और रात को जो भी न्यूज़ आती थी उसमें लास्ट में शेयर बाजार की बात की जाती, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, ये क्या बात हो रही है। आपके साथ भी शायद कभी ऐसा हुआ होगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आज समझना स्टार्ट करेंगे। उसमें दो शेयर मार्केट्स हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है हमारे यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई लिख देते हैं, वैसे एनएसईआई पूरा नाम आ जाता है, ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी बात करेंगे। तो क्या होता है, क्या क्या उद्देश्य है, इसकी बात करते हैं। हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसमें। तो हमारा इस चैप्टर का उद्देश्य क्या क्या है, वित्तीय बाजार का अर्थ क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट का मतलब। ठीक, फिर मुद्रा बाजार और इसके प्रमुख उपकरणों का अर्थ। कौन से उपकरण, कोई यहाँ पे मशीन बनी हुई है क्या, है? किस तरह का उपकरण है? तो यहाँ पर मॉनेटरी उपकरण होते हैं, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे उपकरण का मतलब क्या होता है, जो आपकी कोई सहायता करें। अब आपको पैसे जमा करने हैं, ठीक है, या आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है तो आपको किसी को उधार देना है जिससे कि आपको उस पर रिटर्न मिल पाए। अगर पैसा पड़ा रहेगा तो उस पर तो कोई फायदा है नहीं, तो वो अलग अलग तरह से निवेश किया जा सकता है या अलग अलग तरह से किसी को उधार दिया जा सकता है। तो निवेश करना और उधार देने में दोनों में अंतर है। तो उसका क्या मतलब होता है और कितने अलग अलग तरह से किया जा सकता है, ये इसी बात पर डिपेंड करता है ना कि वो पैसे का निवेश के लिए ऑप्शंस जो जो अवेलेबल हैं उन्हीं को हम लोग उपकरण बोल देते हैं। ठीक है, किस किस तरह से किया जा सकता है ये बता के समझ में। अच्छा, फिर पूंजी बाजार। तो एक तो है मुद्रा बाजार, इसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। मुद्रा मतलब मनी, ठीक है, तो क्या हो जाता है मनी मार्केट। ठीक, और दूसरा क्या होता है पूंजी बाजार, उसको बोल देते हैं कैपिटल मार्केट्स। और हम लोग बात इसकी कर रहे हैं हमारा जो है वित्त बाजार। तो वित्त बाजार में मनी मार्केट भी आता है, पूंजी बाजार भी आता है। तो वित्त में दोनों चीज आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट्स दोनों आ जाते हैं। दोनों का अंतर क्या क्या होता है, बहुत आसान है। मनी मार्केट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है जिनकी एक्सपायरी 1 साल से कम की हो। ठीक है, 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए तो मनी मार्केट बोल देते हैं। 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। तो पूंजी बाजार की प्रकृति क्या होती है और इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बीच अंतर, जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट अंतर था वो आपको बता ही दिया। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जो हम लोग पढ़ते हैं या फिर उसी को शेयर बाजार बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसके काम क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब समझिए। अगला क्या है, एनएसईआई मैंने बताया था, वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ओटीसीईआई, ओटीसीआई को बोलते हैं क्या, ओवर द काउंटर। समझ लो क्या होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही हमारा ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोग बहुत सारे टर्म्स इंग्लिश वाले यूज कर रहे होते हैं, इसलिए उनको भी समझते चलेंगे। होता है क्या मतलब, ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि मुझे कुछ खरीदना है, आपको कुछ बेचना है, तो हम लोग एक दूसरे के सामने आकर के मिल गए, हम लोगों ने बेच लिया। तो सब सामने फिजिकली एक दूसरे के सामने मिलना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, फिर भी यहां पर ये पता होगा कि कोई खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, वो चीज का आइडिया होगा। नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में उस तरह की चीजें नहीं हो रही होती। तो ओवर द काउंटर में वही है कि कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, उससे संबंधित जो एक्सचेंज है, ये नॉर्मली हमारे जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स कंपनीज उनके लिए रहता है। एनएसईआई से पहले बीएसई जो है ना, अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये बहुत पुराना है। ठीक है, 1867 के आसपास, 1875 के आसपास से इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई थी। और एनएसईआई जो है वो बहुत नया है, 1993 का समझ लीजिए आप। लेकिन एनएसईआई ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी की हैं। जैसे हमारे यहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम जो बनाया लेकर के आया था, वो एनएसईआई पहले लेकर के आया था, बीएसई बाद में लेकर के आया। तो एनएसईआई अभी बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता चला जा रहा है। एनएसईआई जो है ना, उसी की आपकी जो इंडेक्स आती है उसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी। तो आप निफ्टी का भी नाम सुनते होंगे। ठीक है, और जो बीएसई का रहता है उसका नाम होता है सेंसेक्स। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए ये सारी चीजें देखनी है। ऐसे ही निवेशक की सुरक्षा में सेबी, सेबी है हमारे यहाँ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो भी हम लोग पैसे से देकर के खरीदते हैं ना, जैसे आपने शेयर्स खरीदे तो वो भी एक सिक्योरिटी है। आपने किसी को पैसे दिए और आपने उससे एक डिबेंचर खरीद लिया, ऋण पत्र खरीद लिया, तो वो ऋण पत्र भी एक सिक्योरिटी है। वो डेट सिक्योरिटी है, ये वाली इक्विटी सिक्योरिटी होगी, ओनरशिप वाली बात हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, और इसमें कई बार फ्रॉड भी हुए हैं। हर्षद मेहता का केस हुआ था एक, उसके बाद से केतन पारेख का केस हुआ था। तो कई लोग हैं जो फ्रॉड कर देते हैं। कोई इस तरह की चीजें ना करें जिससे कि निवेशकों का पूरा विश्वास उठ जाए मार्केट से। तो इन सब की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ जो इसका रेगुलेटर है, नियामक है, उसको हम लोग बोल देते हैं सेबी। तो सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका क्या क्या रोल रहता है इसकी बात करें, इसकी क्या भूमिका रहती है इसकी भी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं।
ओवरऑल जो हमारा रियल वर्ल्ड है वहां का एक्सपीरियंस हम लोग को स्टार्ट होना, यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। तो इस सारे एंगल से काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। देखिए बचपन में सेंसेक्स आया करता था, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, जो सेंसेक्स है ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेंसिटिव इंडेक्स है। सेंसिटिव समझ रहे होते ना कि किस चीज को लेकर के सेंसिटिव है, तो प्राइस मूवमेंट को लेकर के सेंसिटिविटी की बात करते हैं। प्राइस मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि मूल्य की गतिशीलता क्या है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में मूल्य गतिशीलता या प्राइस सेंसिटिविटी। अच्छा, किस चीज के प्राइस सेंसिटिविटी, तो ऐसा समझ लो यार, कहानी समझो पहले। होता क्या है कि 30 ऐसे कंपनीज छांटी गई। कैसी 30 ऐसी कंपनीज, अलग अलग बेसिस रहता है, जिस काफी ज्यादा उसमें ट्रेडिंग हो रही हो, कई सारी चीजें उनकी बहुत पॉजिटिव हो, तो उन 30 कंपनीज के शेयर्स को, नॉर्मली उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए अभी क्या क्या चीजें हैं कि ऐसे 30 कंपनीज हम लोगों ने ढूंढी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, काफी चीजें पॉजिटिव हैं, एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं। उन 30 कंपनीज को लेकर के हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई, उसमें अलग अलग कंपनी को अलग अलग वेटेज दी, ठीक, और उन सबकी कलेक्टिव वेटेज हमने इस तरह से देने की कोशिश की कि पूरा बाजार आमतौर पर कैसा परफॉर्म कर रहा है हमें ये समझ में आ जाए। क्या मतलब हुआ, डरने की जरूरत नहीं, समझना। देखो जितने भी कंपनीज के शेयर्स हैं वो सारे शेयर सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है। सेकेंडरी मार्केट मतलब जहां पर आप भी शेयर्स खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूं, आपका एक डीमैट अकाउंट है, आपने डीमैट अकाउंट खोला और आप भी शेयर्स खरीद सकते हो। तो आमतौर पर उस दिन सारे शेयर्स के दाम बढ़े या घटे, और कितना बढ़े और कितना घटे ये बात हम हर शेयर के बारे में देख करके तो कर सकते हैं कि देखो ये शेयर इतने में खुला था, इतने में बंद हुआ, और वो भी दिन में भी लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। तो अब वो शेयर प्राइस कहां से बढ़ करके कहां पर बंद हुआ था, ये वाली बात तो हमें पता चल जाएगी, हम देख करके बात कर लेंगे। लेकिन इसी में समझिए कि वो बात हमारे पास जब तक समझ में आ रही होगी, लेकिन उसमें अगर यह समझना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, कोई शेयर बढ़ा है कोई घटा, ये भी हुआ है, तो आमतौर पर ओवरऑल मार्केट में क्या स्थिति रही है, इसको लेकर के हम लोग एक इंडेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंडेक्स की। तो इंडेक्स क्या होती है, एक तरह की कई कंपनीज को हमने बना लिया, ये वो कंपनीज हैं जो वास्तव में मार्केट का आधे से ज्यादा हिस्सा रखती हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है जितने भी शेयर्स हैं और उस शेयर के जितने भी दाम हैं, आपने सभी शेयर का सभी दाम से गुणा कर दिए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हीं से जो आपकी वैल्यू निकल करके आ गई, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं मार्केट कैप। तो जिन कंपनीज को लेकर के हम लोग 30 कंपनीज से जो बनाते हैं इंडेक्स, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं। तो वास्तव में वो इतनी बड़ी कंपनीज होती है कि वो अकेले 30 या आधे मार्केट से ज्यादा का मार्केट कैप लेकर के आ जाती है कई बार, और इन्हीं का मूवमेंट जो है वो ओवरऑल मार्केट को डिटरमाइन कर देता है, क्योंकि इतना बड़ा साइज होता है इनका। तो वो कैसा मूवमेंट हो रहा है उस चीज को बताता है सेंसेक्स। आ रही बात थोड़ी थोड़ी समझ में, अभी सब कुछ नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। तो सेंसेक्स क्या करता है कि ऑन एन एवरेज बाजार में लोगों ने ज्यादा चीजें खरीदी हैं या ज्यादा चीजें बेची हैं, ज्यादा लोग खरीद ज्यादा रहे होते, कम बेच रहे होते तो महंगा हो जाता है, शेयर ऊपर चढ़ा जाता है, और उल्टा अगर हो जाए कि लोग ज्यादा बेच रहे हैं और कम खरीद रहे हैं तो प्राइस गिरने लग जाता है। तो ये चीज हो जाती है, ठीक। तो होता है क्या है, हम लोग जो बचपन से पढ़ते थे तो हर समय ऊपर और नीचे जाता रहता है, और यह व्यवसाय और आर्थिक समाचारों का एक अति महत्वपूर्ण हिस्सा सा लगता है। ऐसा लगता है ना कि यार ये रोज रोज बताते हैं, क्यों बताते होंगे, है ना, बचपन से ऐसा सोचा होगा। अच्छा, फिर क्या इसी में, चूंकि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका पूरा नाम है, भारतीय द्वितीयक बाजार, द्वितीयक बाजार होता है सेकेंडरी, क्या होता है सेकेंडरी, ठीक है, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी का मीनिंग क्या है समझ लो। तो कुछ होते हैं प्राइमरी मार्केट्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं, जब पहली बार कोई कंपनी अपना शेयर इशू कर रही होती है, उसको कंपनी को सीधे सीधे पैसा उठाना है, तो कंपनी ने शेयर बेचा पहली बार, तो जब पहली बार शेयर बेच रही होती है वो होता है प्राइमरी मार्केट। अब एक बार शेयर बिक गया है, मान लीजिए शेयर कुछ लोगों ने खरीद लिया है, उन लोगों ने वही शेयर अब उनको बेचने हैं, क्योंकि वो शेयर रखे तो हमेशा रखे नहीं रहेंगे, उनको तो ये बेचना है कि उनको कोई पैसे की जरूरत पड़ी या उनको लगा ये शेयर बहुत ऊपर चला गया, अब नीचे उसके प्राइस आएगा, तो उनको बेचना भी है। अब जो पहले कंपनी इशू कर चुकी है उन शेयर्स का आपस में जब लेन देन हो रहा होता है तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट में, वो होता है द्वितीयक बाजार में। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना वो द्वितीयक बाजार होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीयक। तो ये भारतीय द्वितीयक बाजार का एक अग्रणी शेयर बाजार बन चुका है, ठीक है। एक यही नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, बाकी भी हैं, बाकी और छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। अभी जो सबसे बड़े हैं वो बीएसई और एनएसई ही है इंडिया में। इसीलिए संवेदी सूचकांक भी भारतीय शेयर बाजार का एक महत्वपूर्ण संकेतक बन चुका है। इसलिए हम लोग सेंसेक्स की बहुत बात करते हैं, सेंसेक्स की, ठीक है, सेंसेक्स कितना है, सेंसेक्स कितना है, इस तरह की बातें चलती रहती है, ठीक। तो बीएसई क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बीएसई की ये इंडेक्स है, इसीलिए ये बहुत फेमस है। मैंने आपको बताया था कि एनएसई की क्या है, जब एनएसई की बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं निफ्टी की, उसमें 30 की जगह 50 कंपनीज हैं। कितनी है, 50,
ठीक है, बीएसई में कितनी रखी हुई है? 30 रखी हुई है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। शेयर बाजार की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करने के लिए बहुधा इसी संकेतक का प्रयोग होता है, इसलिए रहता है कि शेयर आज इतना, सेंसेक्स इतना रह गया, आज इतना, सेंसेक्स इतना रह गया, तो इसी को हम लोग देख करके न्यूज़पेपर में ये बता दिया जाता है कई बार। अच्छा फिर क्या, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ बुलेटिन है, समाचार है, उसमें फिर एक सूचकांक का केवल एक काम होता है। क्या इसका काम है? जो ये सूचकांक है, कोई भी सूचकांक हो, कोई भी इस तरह का सूचकांक है जो किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए है, सेकेंडरी मार्केट में, तो उसका एक ही काम होता है कि जो मूल्य गतिशीलता है वो पकड़ लो आप, वो आप पिक्चर बता पाओ। आपका सेंसेक्स ऐसे इंडेक्स हो जो वास्तव में बाजार में क्या स्थिति चल रही है वो बता पा रही हो। हमेशा इवोल्यूशन होता रहता है, इसमें एकदम पता नहीं था, हम लोग मॉडल्स फॉलो करते चले जाते हैं। अभी इंडिया में कुछ कुछ कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी है, और एचडीएफसी बैंक अलग है, एचडीएफसी दो, इनको बहुत ज्यादा वेटेज मिली हुई है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी भी हैं और साथ में इन्हीं में ज्यादा लेन देन हो रहा होता है और मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा वेटेज मिली हुई है। तो वो वेटेज क्या करने की कोशिश करती है कि इस तरह से हो कि पूरा मार्केट जो है उसका हाल बताया जा सके। हमेशा नहीं बता सकते यार, सोचो पूरा मार्केट, आप छोटी सी चीज से पूरा मार्केट बताने की कोशिश कर रहे हो, नहीं बता सकते, लेकिन जितना ज्यादा अच्छे से बता पाओ उतनी अच्छी बात है। एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता बट बहुत क्लोज जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा और क्या इसी में शेयर सूचकांक शेयरों की मूल गतिशीलता को प्रदर्शित करता है, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। ऐसे ही आपका बॉन्ड्स के लिए भी होता है, बॉन्ड्स को हम लोग बोल देते हैं बंद पत्र, ठीक है, उसका भी सूचकांक होता है। वो उस ढंग को पकड़ता है जिस ढंग से बंद पत्र के मूल्य ऊपर या नीचे जाते हैं। तो जो हम लोग सेंसेक्स है ये शेयर्स के लिए होता है, अंशों के लिए होता है, स्टॉक्स के लिए होता है, और बॉन्ड्स का होता है वो अपना अलग हो जाता है। फिर क्या है, ये माना जाता है कि शेयर मूल्य कंपनी द्वारा भविष्य में अर्जित करने की अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। क्या माना जाता है? शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब माना जाता है कि आगे आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, पहले से भविष्य में कैसा होगा इसका प्रेडिक्शन हो रहा होता है कि जो कंपनीज हैं वो मुनाफा लेकर के आ पाएंगी, ज्यादा मुनाफा लेकर के आ जाएंगी तो शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाता है। ऐसी कोशिश रहती है, ऐसा एस्टिमेशन रहता है, ऐसा ही रिफ्लेक्शन होता है, इसी का प्रतिबिंबित हो रही होती है। अच्छा सारी चीजें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, धीरे धीरे हम लोग बात करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया आपको लगेगा। शेयर बाजार 30 सर्वाधिक सक्रियता से व्यापार किए जाने वाले शेयरों से बनाकर प्रारंभ किया गया था, ठीक है, तो वही है। अब उन्हीं में ये जो आपके इंडेक्स है ना उसकी बात हो रही है, तो वो भी आपका 30 का ही रहता है। फिर क्या है, ये शेयर बीएसई बाजार पूंजीकरण का आधा हिस्सा रखते हैं। मैंने बताया था ना, पूंजीकरण का भी हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो कैपिटलाइजेशन का आधा हिस्सा इन्हीं के पास हो जाता है, बहुत बड़ी रहती है इसलिए। फिर अर्थव्यवस्था के जो 13 सेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, फाइनेंस बहुत बड़ा है, बैंक्स बहुत सारी आ जाती है इसमें, ठीक, ऐसे आपका ऑयल एंड गैस है, रिलायंस जैसी कंपनी आ जाती हैं। फिर आपका एफएमसीजी है, एफएमसीजी में आपका ब्रिटानिया हो गया है, हिंदुस्तान, जो इस तरह की कंपनीज हैं जो एफएमसीजी समझ रहे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो शैम्पू बनाती हैं, बिस्किट्स बनाती हैं, साबुन बनाती हैं, इस तरह की जो बहुत सारी कंपनीज हैं तो वो आ जाती है आपकी। फिर क्या आपका यहाँ पर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफोसिस आ जाती है, टीसीएस आ जाती है इसी में, और ऐसे आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, टाटा मोटर्स है, फिर इस तरह का आयशर है, और ऐसे ही आपका कैपिटल गुड्स कंपनीज आ जाती हैं, मेटल्स आ जाते हैं, तो इन सबका अपना अपना हिस्सेदारी है। तो कुल मिलाकर के 13 ऐसे क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये क्या सेक्टर कंपोजिशन ऑफ सेंसेक्स बदलता रहता है, एग्जैक्टली फिक्स नहीं रहता, बट फिर भी पूरे अर्थव्यवस्था को कैप्चर करने की कोशिश है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होगा, तो एक तरह का मॉडल है, ठीक। अच्छा फिर क्या हुआ, प्रस्तावना हमारे इसी चैप्टर की है। व्यवसाय को उस समय से वित्त की आवश्यकता होती है जब एक उद्यमी सोचता है, जब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि हमें ये बिजनेस करना है, उसी टाइम से उसको पैसे की जरूरत पड़ने लग जाती है। और व्यवसाय को चलाने के लिए भी दो तरह से जरूरत रहती है, एक को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, चालू पूंजी, और दूसरी होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी। तो इन दोनों ग्रुप में उससे व्यवसाय में कुछ भी काम करना है तो उसके लिए आवश्यकता पड़ी जाती है। क्यों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग वित्तीय बाजारों की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ने सेंसेक्स को ब्रीफ में देख लिया एक तरह का, हम लोग क्योंकि उसको बचपन से सुनते आ रहे हैं क्या होता है, इसलिए हम लोग उसकी बात कर ली थी। चैप्टर के स्टार्टिंग में आप ये समझ लीजिए कि वित्त क्यों इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, कुछ भी आप बिजनेस करोगे तो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वित्त से संबंधित जो बाजार है उसी की बात तो कर रहे हैं। वित्तीय बाजार ही तो हमारे चैप्टर का नाम है, फाइनेंशियल मार्केट ही तो नाम है। अब क्या होता है, इस अध्याय में हम उस प्रक्रम के, उस प्रोसेस के बारे में संक्षिप्त वर्णन समझेंगे कि होता क्या क्या है, जिसके माध्यम से एक व्यावसायिक संगठन, कोई भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अल्पकालिक यानी कि थोड़े टाइम के लिए, या फिर लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालिक पैसे, वित्त, ठीक है, दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं के लिए वित्त संचालित करता है, पैसा जुगाड़ता है, ठीक है, ठीक। कैसे? शॉर्ट रन के लिए, एक थोड़े दिन के लिए, शॉर्ट रन को नॉर्मली हम लोग 1 साल से कम का मानते हैं फाइनेंस में, और 1 साल से ज्यादा को बोल देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कभी कभी इसी को शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग भी बोलते हैं। तो जब शॉर्ट की बात होती है तो हमारा नॉर्मली हो जाता है क्या,
1 साल से कम। मीडियम को हम लोग बोल देते हैं क्या, 1 साल से 3 साल के बीच में। और लॉन्ग जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 3 साल से ज्यादा, ऐसा भी हो जाता है डिवीजन। ठीक है, अच्छा अभी समझ लीजिए, इसके साथ ही इसमें औद्योगिक संरचना तथा विभिन्न वित्तीय बाजारों के नियामक मापदंडों की व्याख्या की गई। मतलब क्या हुआ कि जो नियामक है, नियामक समझ रहे हैं, रेगुलेशन है, रेगुलेटर कौन कर रहा है, हमारा सेबी करता है, तो उसमें क्या क्या मापदंड होने चाहिए और कौन कर रहा है, सेबी के बारे में भी क्या, सेबी की क्या भूमिका है, इन सब की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बेसिक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जो चीजें हम सुनते आ रहे थे आज हमसे समझना उसको स्टार्ट कर रहे हैं। समझे, बचपन से कई चीजें थी जो हमको नहीं पता थी, वो बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी जो हम सुनते आ रहे थे। कुछ तो एकदम अननोन पता चलता है, यहाँ पे मैं आइडिया नहीं एग्जैक्टली है क्या, वो सारी चीजें पता चलेंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको काफी अच्छे से समझते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।